हेलो फ्रेंड्स, आपका राकेश मैथमेटिक्स 000 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला था कि चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 180 इंटू पाई। हमने ये ऐसा फार्मूला पढ़ा था। तो ऐसा नंबर को ऑप्शन नंबर बी में अगर हम 2 से 360 को काट देवे तो नीचे 180 आएगा। तो इस प्रकार फार्मूला बनेगा थीटा बटा 180 इंटू पाई आर। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में सेक 11 बटा कोसेक 79, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो लिख सकते हैं सेक 11 बटा कोसेक, और 79 है तो 79 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 11। तो इसको लिख सकते हैं सेक 11 और कोसेक 90 माइनस 11 इसको टू लिख सकते हैं हम सेक 11। कटने के बाद एक आएगा तो हमारा ऑप्शन एक सही हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्वेश्चन पर ध्यान से देखते हैं। तो एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। 176 मीटर की दूरी तय करने में से कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ हमें पहिए का व्यास दिया हुआ हो तो पहिए की परिधि निकालना पड़ेगा। पहिए की परिधि, तो पहिए का परिधि का फॉर्मूला होता है पाई डी। तो पाई का मान 22/7 होता है और डी का मान यहाँ 40 दिया। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू निकला 880/7। एक चक्कर काटने पर पहिया जब एक चक्कर काटेगा तो इतना सेंटीमीटर की दूरी तय होगी। कुल दूरी 176 मीटर है। तो इसको और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 176 पर 00 सेंटीमीटर। और चक्करों की संख्या निकालना है तो इसको इससे भाग देना पड़ेगा। तो ये पूरा संख्या 88 से 176 दो मरतब कटेगा, 10 से 10 कट गया तो ऊपर आया 20। और मेन बटा के नीचे बटा हो और उसके नीचे कोई अंक हो तो ऊपर गुना हो जाता है। 7 में 20 से गुना, 7 दूना 14, 140, इसलिए कुल दूरी तय हुई 140। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि यदि शंकु की ऊंचाई h हो और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन क्या होगा। तो शंकु की ऊंचाई h हो, आधार की त्रिज्या r हो, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 16 के बी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या कि d का वैल्यू 28 दिया हुआ है। तो यहाँ r से निकल जाएगा 28/2 इक्वल टू 14, और ऊंचाई यानी h दिया हुआ है 20। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई r प्लस h, 2 पाई r प्लस h। यही फार्मूला होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 2 पाई का मान 22/7 और r का वैल्यू मेरे पास है 14, और r फिर 14 और h हो गया 20। 7 दूनी 14, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88 गुना 14 में 20 जोड़ेंगे अगर तो आएगा 34। इस दोनों को मल्टीपल अगर हम करते हैं 88 मल्टीपल 34, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 8 3 24, 8 3 24 और 2 26, 2 9 9 2, तो 29 92। हम लोग का ऑप्शन नंबर है बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा।
तो चूँकि हम जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, यानी गोले का आयतन में आर का क्यू किया जाता है, गोले का आयतन में आर का क्यू किया जाता है। अगर आर को हम 3 गुना करते हैं तो 3 का क्यू करना पड़ेगा, 3r का क्यू होगा तो 3 के क्यू यानी 3 गुने 3 3 3 9 आई 27, यानी आयतन हो जाएगा 27 गुना। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी घन के विकर्ण का लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर घन का विकर्ण की लंबाई दिया हो तो घन का भुजा होता है, घन का भुजा होता है विकर्ण बटा √3, विकर्ण बटा √3। इस प्रकार से हम लोग अगर लिखेंगे तो विकर्ण है 6√3 बाई √3, तो √3 से √3 कट गया तो नंबर आ गया 6। तो इस प्रकार से घन का भुजा हो गया 6 और हमको घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये हो जाता है 6 × a², ए यानी भुजा, 6 × 6 का स्क्वायर, 6 × 6 × 6 यानी कि 216। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन पर। यहाँ देखते हैं कि यदि ये दिया हुआ है कि यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 880 हो, त्रिज्या 14 हो, तो इसके त्रियक ऊंचाई का मान पूछा जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है और त्रियक ऊंचाई यानी एल का मान पूछा जा रहा है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, इसकल टू दिया हुआ है 880। अगर यहाँ पाई का वैल्यू रखते हैं तो 22/7 और आर का वैल्यू 14, एल को ही त्रियक ऊंचाई कहा जाता है जिसका मान हमको निकालना है 880। 7 से काटेंगे 14 तो 2 मरतबे, 22 में 2 से गुना था 22 दूना 44 इसकल इंटू एल इसकल टू 880। 44 इधर मल्टीपल में दे जाके डिवाइड में, एल इसकल टू 880/44। 44 से 2 मरतबे कटने पर 88 20 यानी एल का वैल्यू आ गया 20। इस प्रकार से त्रियक ऊंचाई की हो गया 20। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी जो इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि संख्या 2.13 113 1113 11113 है। ये संख्या कौन सी है? पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कि इनमें से कोई नहीं। तो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो पूरा पूरा अंक हो, तो ये पूर्णांक तो पूरा पूरा अंक है नहीं। अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसका दशमलव प्रसार जो हो शांत आवर्ती हो। तो ये शांत आवर्ती तो नहीं है, या अशांत भी हो तो आवर्ती हो, अगर आवर्ती हो तब कहा जाता है। लेकिन ये संख्या जो अशांत अनावर्ती है, क्योंकि 1 के बाद 3, फिर डबल 1 के बाद 3, फिर 3 को 1 के बाद 3, फिर 4 1 के बाद 3 है, यानी संख्या अनावर्ती है और अशांत भी है। इसलिए संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है, क्योंकि अपरिमेय संख्या ही अशांत अनावर्ती होती है, क्योंकि इसमें रिपीटेशन जो दोहराव है वो एक समान नहीं है। एक 1 के बाद 3 है, फिर 2 1 के बाद 3 है, फिर 3 1 के बाद 3 है, फिर 4 1 के बाद 3 है। इस प्रकार से इसका चेंजिंग हो रहा है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहा गया है। कह रहा है कि अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो लगातार संख्या जो कोई से कटे नहीं। तो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। ये जो टिक लगा गलत है, हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 है। तो जैसे अगर हम 3 लेते हैं और 5 लेते हैं, ये अभाज्य संख्या, इसका अगर मौसा निकालते हैं तो हमेशा 1 आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा? m अगर धनात्मक पूर्णांक है तो m विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? तो ये हमेशा 4m+1 के रूप में होता है।
इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल लेकर भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन कहा जा है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है। तो m एक धनात्मक पूर्णांक कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 से डॉट डॉट डॉट। तो कहा रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। तो हम कहते हैं कि 4m + 1 होगा। अगर m का मान यहाँ सम ले चाहे विषम ले, हम m का मान 1 लिखते हैं तो 4 एकम 4 + 1, 4 एकम 4, 4 + 1 इक्वल टू आ गया 5। तो ये एक विषम पूर्णांक हो गया। और m का मान सम 2 लेते हैं, +1 जोड़ते हैं तो 4 दूना 8 + 1 इक्वल टू 9। तो फिर भी क्या आ गया, विषम संख्या। यानी हम m का मान अगर सम ले चाहे विषम ले, दोनों स्थिति में इसका हल करने पर ही विषम संख्या ही आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो रैखिक बहुपद होता है x + b = 0। तो ये रैखिक बहुपद कहलाता है। अगर इसका वैल्यू निकाले हम x प्लस तो हो जाएगा -b, x = -b/a। तो रैखिक किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक होता है -b/a और एक ही होता है, इसलिए हम रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्य ज्ञात करें। हम लोग के पास क्वेश्चन है कि 2x² - 3x - 5 इसका एक शून्य ज्ञात करना है हमको। तो इसके बराबर हम 0 कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन को हो अगर कि 2x² - 3x - 5 = 0 हो, तो हम 5 को 2 से गुणा करेंगे। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 में 2 से गुणा करे पर आ गया 10। ये 10 आ गया। अब लास्ट में माइनस हो अगर, तो ऐसा 2 अंक लेंगे जिसको गुणा और करे तो 10 आवे और घटाने पर 3 आना चाहिए, -3 भी कह सकते हैं। ऐसा 2 अंक लेंगे जिसको गुणा करने पर 10 और घटाने पर 3 आना चाहिए। तो अगर हम ले अगर 5 और 2, तो 5 में 2 से गुणा करे पर 10 आता है और 5 में से 2 घटाने पर 3 आता है। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 2x² - 5x + 2x - 5 = 0। तो इसको हम हल करते हैं अगर, तो -5x में से 2x अगर घटाते हैं, चूँकि यहाँ एक माइनस है और प्लस इसलिए घटेगा, तो 5x में से 2x घटाने पर 3x आ गया। अब यहाँ हम कॉमन करते हैं तो x दोनों में है तो x बाहर, यहाँ 2x - 5 प्लस इसमें कुछ नहीं कॉमन होता, 1 कॉमन होगा, 2x - 5 = 0। तो x + 1 और फिर 2x - 5 = 0। तो एक बार इसके बराबर 0 फिर इसके बराबर 0, तो x + 1 = 0। तो x का वैल्यू आ गया -1, 2x - 5 = 0, 2x = 5, x = 5/2। तो इस प्रकार से हमारा x का वैल्यू आया -1 और 5/2। अभी दोनों में से देखते हैं कि ऑप्शन में मेरा कौन है। ये ऑप्शन नंबर बी, -1 है, यही इसका आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि px = qx × gx और px का घात दिया हुआ है 6 और gx का घात दिया हुआ है 2। तो पूछ रहा है px / gx का घात कितना होगा। अगर px को लिखते हैं तो px का घात है 2, px का घात है 6, तो मान ला x के पावर हुआ 6 तो घात हो गया 6। और दूसरा बहुपद है gx जिसका घात है 2, तो x के पावर 2 हो गया। और इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करते हैं x में से 2 x के पावर 6 में से 2 घटा देना पड़ेगा, था x के पावर 4, यानी इसका घात क्या आ गया 4। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन पर हम देखते हैं अगर, तो ये द्विघात बहुपद है जिसमें x² के बगल में अगर पावर हो तो उसको a कहा जाता है। तो a के मान 6 हुआ और x के बगल में जो नंबर हो उसको b कहा जाता है। b = -11 और जो बिना x y का पद हो उसको c कहा जाता है। तो c = 3। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। शून्यकों का योग पूछा जा रहा है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, जो कि b का वैल्यू -11 है तो यहाँ -11 लिखेंगे
ए का वैल्यू 6 है तो 6 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 11/6, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब है कि दो चर वाले एक्स वाई रैखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में वास्तविक संख्याओं के जो हल होते हैं वो अनगिनत होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं, तो 1 2 3 हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन होगा डी, इसके अनगिनत हल होंगे, यानी में से कोई नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। अगर हम 29 पर ध्यान देते हैं तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इजकल टू 5, 4x प्लस 6y इजकल टू 15 के कितने हल होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस इधर का माइनस 5 इजकल टू 0, फिर इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 15 इजकल टू 0, लिख सकते हैं 0। तो यहाँ से a का वैल्यू हुआ 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -5, d का वैल्यू 4 और e का वैल्यू 6 और f का वैल्यू -15। तो यहाँ से निकालते हैं a बटा d, b बटा e और c बटा f। तो a बटा d हो जाएगा 2/4, b बटा e हो जाएगा 3/6 और c बटा f हो जाएगा -5/-15। तो यहाँ से इसको काटने पर 1 2, तो 1/2 1 2, यह 1/2 माइनस माइनस कट गया 1 और 3, 1/3। तो यहाँ हम अगर ध्यान देते हैं तो ये पहला पार्ट्स बराबर है कि दूसरा पार्ट्स बराबर नहीं है, यानी a बटा d बराबर है b बटा e बराबर नहीं है c बटा f। तो जब ऐसा स्थिति आवे तो इसका कोई हल नहीं होता है। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 का, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो उनके निरूपित रेखाएं होगी प्रतिच्छेदित या संपादित। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी वो संख्या परिमेय है। तो हम ये जानते हैं कि पाई जो होती है संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है और उसका मान हम 22/7 लिखते हैं, तो 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। रूट से बाहर 7 नहीं आ सकता है, तो ये भी हो गया अपरिमेय। √2/√5, न रूट से 2 बाहर आ सकता है और न रूट से 5 बाहर आ सकता है, तो इस प्रकार से ये भी हो गया अपरिमेय। इस प्रकार से अगर ऑप्शन नंबर डी पर देखते हैं तो 3 से 3 हो गया और इसको काटते हैं तो 3 से 16, आई हो गया 25। तो रूट से बाहर 25 का रूट अगर निकालते हैं तो 5 और 16 का रूट 4, तो 5 × 15/4। तो इस प्रकार से ये संख्या रूट से बाहर आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा एक परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a होता है, तो माइनस इसमें b का वैल्यू जो होता है x का गुणज, x का जो गुणक होता है वो b का वैल्यू होता है, तो x का गुणक -3 है तो हम -3 लिखते हैं, और a जो होता है x² का गुणक होता है, x² का जो गुणज है ये 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया तो 3 आया। इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। इस क्वेश्चन को हल करते हैं पेज पर। इसका शून्य ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन है कि x² प्लस 1/6x माइनस 2 इजकल टू अगर 0 कर देते हैं, तो इसको हल करते हैं तो नीचे 1, इसके नीचे भी 1
और भिन्न के जोड़ निकालते हैं तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0 लेते हैं। अगर 6 इधर जाके 0 हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0 इंटू 6 यानी 0। अब 12 में 6 से गुना करते हैं तो 12 छक 72, यानी ऐसा कोई दुगांक लेना होगा जिसको गुना करे पर 72 और घटाने पर 1 आवे। तो 9 8 6 स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 6 और 9 में कॉमन है 3, दोनों में x है तो x भी कॉमन। तो 3 दूना 6, 2 x में से x बाहर है तो x, 3 तिहाई 9, 3 2 x में से x बाहर है तो x माइनस माइनस दोनों में तो माइनस बाहर। 8 और 12 में कॉमन है 4, क्योंकि 4 का टेबल दोनों आता है। 4 दूनी 8, x चूँकि कॉमन नहीं हुआ है और माइनस बाहर आ गया था प्लस 4 तिहाई 12, 3 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 लेते हैं। अगर तो इस पार्ट्स के बराबर 0 करते हैं। अगर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, यहाँ से x का वैल्यू 4/3 आ गया। और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 लेते हैं। अगर तो 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3/2। तो हम लोग का आंसर जो आया 4/3 और माइनस 3/2। अब ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, 4/3 और माइनस 3/2, 4/3 और माइनस 3/2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, 2166, मौसा 19 है, तो लौसा ज्ञात करें। तो इस प्रकार के लिए क्वेश्चन में अगर लौसा ज्ञात करना हो तो लौसा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, यहीं लिख देते हैं, लौसा बराबर होता है इस पूरा संख्या जो गुणनफल है उस ऊपर लिख दीजिए और मौसा से भाग कर दीजिए। तो इसको हम काटते हैं, भाग दे के देखते हैं अगर तो 19 से कम 19, तो 19 2 21 2 26 हो गया। फिर 19 से लगाएंगे एक मरतबे, फिर आ गया 7, 26 में से 19 गया तो 7, 7 और 6 यानी 76, तो 1976 यानी कि आ गया ऑप्शन नंबर सी, 2166 में अगर 19 से भाग देंगे तो 114 आएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि यदि px का एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो px का एक शून्य क्या होगा। तो जो गुणनखंड हो उसको बराबर 0 कीजिए। तो x इक्वल टू -1, तो x का एक गुणनखंड आ गया -1। अब इतना ही क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।